नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो विषय है वह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। सबसे पहले हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि प्लेटो का न्याय एथेंस की तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक बुराइयों, लोकतंत्र में धनिक तंत्र यानी कि कुछ अमीर अभिजन तंत्रों का जो प्रभाव पड़ गया था उसका, उन समस्याओं का आदर्शवादी समाधान कि जो उस समय एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्य थे, तो वहाँ उस एथेंस की तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कुछ बुराइयां आ गई थी और लोकतंत्र में कुछ कुलीन तंत्रों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया कि एक आदर्श तरीके से कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कि न्याय क्या है, इसके बारे में प्लेटो ने कहाँ क्या कुछ लिखा है। तो न्याय के बारे में प्लेटो ने इस समाधान के लिए प्लेटो ने, मैं थोड़ा सा ये देखता हूँ एक बार, एक मिनट चाहूँगा माफ़ी। हाँ, तो यहाँ देखिए न्याय क्या है, इसके बारे में और इसके समाधान के बारे में प्लेटो ने 40 वर्ष की आयु में अपना सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है द रिपब्लिक वो लिखा। इस पुस्तक में न्याय के दो रूप प्लेटो ने बताए, एक सामाजिक न्याय और एक व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत न्याय जो अपने आप से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक न्याय जो समाज से संबंधित है। आगे एक मिनट, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। हाँ, आगे चलकर हम देखते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो दार्शनिक, सैद्धांतिक आधार तथा वास्तविक आधारों में बटा हुआ है। या तो हम कहें कि जो प्लेटो का न्याय है वो दार्शनिक न्याय है अर्थात सिद्धांत के आधार पर है, या हम कहें कि वो वास्तविक आधार पर बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके दार्शनिक आधार अर्थात आइडियोलॉजी थ्योरी सिस्टम पर देखेंगे कि न्याय को उन्होंने मानवीय सद्गुणों का अंग माना है, कि जो न्याय है वो मानव के अंदर जो सद्गुण होते हैं, अच्छाइयाँ जो होती हैं, उसका एक भाग है। उसने उन सद्गुणों को 3 तत्वों में बांटा है, या कहो कि 3 तत्वों के रूप में सद्गुणों को सामने रखा है। सबसे पहला है उसके अंदर बुद्धि, साहस और वासना। आगे चलकर इसका जो वर्णन प्लेटो ने कहा है तो वो बुद्धि और जो ज्ञान है उसका संबंध राजा से बताया है। साहस का संबंध उन्होंने जो है रक्षक, जो सेना है, सैनिक व्यवस्था है, उससे बताया है। और जो वासना है उसका वर्णन उन्होंने जो है उत्पादों पर नियंत्रण से बताया है, उत्पादक वर्ग से बताया है। ये शासक वर्ग है, ये रक्षक वर्ग है और ये उत्पादक वर्ग है। आगे उन्होंने अगली जो यहाँ दार्शनिक व सैद्धांतिक आधार की बात कही है वो है न्याय का बाह्य नहीं वरन आंतरिक व्याख्यान किया है। उन्होंने कहा है कि न्याय कोई बाहरी रूप नहीं है, न्याय हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी आंतरिक व्याख्यान के ऊपर ही निर्भर करता है। हम जब किसी काम को करते हैं तो हमें महसूस हो जाता है, हमारी आत्मा गवाही देने लगती है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि न्याय बाहरी नहीं बल्कि हमारी आंतरिक व्यवस्था है, आंतरिक व्याख्या है, क्योंकि वो आत्मा को किससे जोड़ते हैं, सद्गुण से जोड़ते हैं। आगे देखते हैं हम
अब है उसका वास्तविक आधार दूसरा। तो प्लेटो ने अपने न्याय को दूसरा रूप दिया वास्तविक। इसके लिए उन्होंने कहा है कि गुणों के आधार पर न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। न्याय किस आधार पर? गुणों के आधार पर होना चाहिए। अपने अपने कार्यों में लगे रहना। कहा है कि जो तीनों वर्ग उसने अभी जो बताए, चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, उनको अपने अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो अगर अपने कार्य में लगे रहेंगे तो सबको अपना प्रॉपर न्याय मिल जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आगे उन्होंने इसी बात को तीसरे पॉइंट में कहा है कि शासक वर्ग विवेकशील है, बुद्धिमानी है, इसलिए वो राज करता है। सैनिक वर्ग साहसी है, इसलिए उसका काम रक्षा करना है। और जो तीसरा वर्ग है वो है उत्पादक वर्ग, जो उत्पादन पर, वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है और संचय का गुण उसके अंदर है, अर्थात इकट्ठा करने का गुण उसके अंदर है, एकत्रित करने की उसके अंदर क्षमता है। इस वजह से वह वास्तविक आधार को 3 पॉइंटों में जो है बताते हैं। आगे चलते हैं हम, और वो है न्याय का प्लेटो के न्याय की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय की विशेषताएं बताते हैं वो। एक मिनट माफ़ी चाहूँगा। प्लेटो के न्याय की विशेषताएं, और वो विशेषताएं हैं सबसे पहले कि प्लेटो ने न्याय को आत्मा का आंतरिक भाग माना, जैसे कि आत्मा का आंतरिक न्याय, ये पहली विशेषता है उसकी। प्लेटो ने कहा है कि मेरे अनुसार जो न्याय है वह अंतरात्मा का भाग है। उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप का सिद्धांत, अर्थात किसी को भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। खासकर जो वो तीनों वर्ग उन्होंने बताए, उन तीनों का अपना अपना काम किया कि उनको एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही मेरे न्याय की विशेषता है। उन्होंने कहा है कि कार्य विशिष्टता वर्ग का सिद्धांत है, यानी कि जो कार्य है वो एक विशिष्ट वर्ग को ही सौंपा गया है, इसलिए मेरे न्याय का सिद्धांत कार्य विशिष्टता वर्ग का सिद्धांत है। चौथा उन्होंने कहा है एकता का सिद्धांत, कि न्याय तब मिलेगा जब सभी एक रहेंगे, एकता के सिद्धांत में विश्वास रखेंगे, तथा राज्य के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ जो है कहीं ना कहीं जो वर्ग बटे हुए हैं उन वर्गों के आधार पर जो है यूनिटी, अर्थात जो न्याय मिलता रहेगा वो एकता के आधार पर मिलता रहेगा। उसके बाद है राज्य को नैतिक इकाई माना। प्लेटो ने राज्य को नैतिक इकाई माना है, अर्थात जो राज्य है वो नैतिकता की बात सिखाता है, हमें आदर्शवाद सिखाता है, हमें न्याय करना सिखाता है, हमें अपने अपने कार्यों में मगन रहना या कार्यों में लिप्त रहना सिखाता है। साथ ही वो कहते हैं कि जो न्याय है या प्लेटो का जो न्याय है वो किस पर बल देता है? व्यवस्थित शिक्षा क्रम पर बल देता है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का क्रम है वो व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात आयु अनुसार निश्चित होना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। आगे उन्होंने लास्ट जो विशेषता बताई है वो बताई है सामाजिक एकता। अब वही है जैसे फोर्थ पॉइंट में एकता के सिद्धांत की बात कही गई है, तो कि समाज में जो है एकता बनी रहनी चाहिए, जिससे कि उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले और वर्गों के आधार पर वर्ग को मिले। तो यहाँ प्लेटो ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने न्याय को 2 भागों में बांटा। सबसे पहले सामाजिक और व्यक्तिक न्याय। इसी आधार पर प्लेटो का न्याय दार्शनिक सिद्धांत और वास्तविक सिद्धांत आगे चला। इसमें दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर उसने सद्गुण, 3 तत्व और अंतरात्मिक व्यवस्था को बताया। वास्तविक आधार पर भी उन्होंने लगभग यही कहा कि गुणों के आधार पर न्याय मिलना चाहिए, सभी वर्ग अपने अपने कार्य में लगे रहें जिसका जो कार्य है, और विशेषताएं आपने इस तरीके से देखी। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की बात करेंगे कि कुछ विचारकों ने न्याय सिद्धांत की आलोचना की है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की गई है, उन आधारों को हम यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट के अनुसार कि प्लेटो के न्याय की सिद्धांत को आलोचकों ने अस्पष्ट माना है और कहा है कि प्लेटो का जो न्याय है वो स्पष्ट नहीं है, और ख़ासकर वो एक सिमटा हुआ न्याय है, यानी कि उन्हीं लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है जिन 3 वर्गों का वो बात करता है। दूसरा है
कि न्याय को नैतिक इकाई मानना गलत। आलोचक कहते हैं कि न्याय को नैतिक नहीं जबकि कानूनी इकाई मानना चाहिए, क्योंकि कानून के अनुसार न्याय मिलता है। नैतिकता जैसे आज के समय में तो चलो नैतिकता नाम की कोई ऐसी बात रह नहीं गई है, क्योंकि मनुष्य के अंदर स्वार्थ जो है वो पनप चुका है, इसलिए वो नैतिकता दिखाएगा नहीं किसी भी कार्य को करते समय या किसी को न्याय करते समय वो अन्याय ही करेगा। परंतु पुराने समय में जब यूनानी काल में प्लेटो ने न्याय को नैतिक इकाई से जोड़ा, जबकि उसके आलोचक जो कहते हैं वो कहते हैं कि न्याय कभी भी नैतिक नहीं हो सकता। उसके बाद उसका तीसरा जो वर्ग है, जो तीसरी आलोचना है वो है प्राकृतिक कार्यों को विशिष्टता वर्ग में देना सही नहीं है। उसने कहा है कि जो प्राकृतिक कार्य हैं वो विशिष्टता वर्ग में उन्होंने क्यों बांटे, अर्थात कहने का मतलब है कि भी राजा कौन बनेगा, सेना में भर्ती कौन होगा, या फिर जो प्रकृति है या फिर जो उत्पादन है वस्तु है उस पर नियंत्रण कौन करेगा, ये प्लेटो ने कैसे डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अपने जो है उसको समाज को 3 वर्गों में बांट रहा हूँ, विशिष्टता वर्ग में बांट रहा हूँ। एक वो विशिष्ट कौन रहेंगे, 3 वर्ग रहेंगे। एक साहसी सबसे पहले बुद्धिमानी वर्ग रहेगा जिसको राजा में के रूप में उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने सैनिक व्यवस्था को संभालने के लिए साहसी वर्ग की कल्पना की, तथा वस्तुओं पर उत्पादन पर नियंत्रण के लिए उसने जो है उत्पादकता वर्ग की बात कही। तो आलोचकों ने इस विशिष्टता वर्ग की जो है आलोचना की है, अर्थात उसको सही नहीं माना। चौथी आलोचना जो की गई है प्लेटो के सिद्धांत की, न्याय सिद्धांत की, वो की गई है कि अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर ज़्यादा बल दिया है। आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने अधिकारों की अपेक्षा, अधिकारों की तो बात नहीं की है, उन्होंने कर्तव्यों पर ज़्यादा बल दे दिया, और कर्तव्य भी कहीं ना कहीं उन्होंने विशिष्टता के आधार पर 3 वर्गों में ही बांट दिए कि भी राजा का कार्य शासन चलाना है क्योंकि बुद्धि होती है, और सैनिक का कार्य रक्षा करना है क्योंकि उसके अंदर साहस होता है, और उत्पादन पर नियंत्रण जो है वो लोग करेंगे जो वासना जिनके अंदर, अर्थात एक प्रकार से उत्पादक वर्ग जो है वो वस्तु पर नियंत्रण कर सके, वासना यानी कि उसका उपभोग कर सके। चौथी आलोचना के बाद पांचवी आलोचना जो की गई है वो आलोचकों द्वारा की गई है कि प्लेटो ने निरंकुशवाद को बढ़ावा दिया है, अर्थात उन्होंने तानाशाही जैसी व्यवस्था को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसने सर्व समाज को केवल 3 ही भागों में बांट दिया, और 3 भागों में से मुख्य रूप से उसने जो राजा को जो एक शक्तियाँ दी हैं कि वो दार्शनिक है, सही है, तो उसने एक प्रकार से उसको निरंकुश बना दिया। अगर एक विशिष्ट वर्ग को शक्तियाँ मिलेंगी तो निरंकुश बनना उसका स्वाभाविक है, इसलिए आलोचकों ने इसकी बुराई की है। छठे आलोचना के द्वारा हम कहते हैं कि वर्ग संघर्ष की भावना को पैदा करना। बार बार वही बात आ रही है कि प्लेटो ने न्याय की बात तो की, परंतु न्याय के साथ साथ उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि समाज के अंदर मैंने 3 वर्ग पैदा करके, ठीक है, चाहे वो राजा वर्ग हो, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, केवल समाज को 3 वर्गों में मैंने बांटकर कहीं ना कहीं वर्ग को बढ़ावा दिया है, वर्ग संघर्ष की भावना को क्या किया है, बढ़ावा दिया, अर्थात पैदा किया। सातवीं आलोचना कि शासक और सैनिक वर्ग को उन्होंने संपत्ति और पत्नियों से दूर रखा। जब हम इसका एक्सप्लेन करते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो प्लेटो ने ये कहा था कि शासक को और सैनिक वर्ग को कभी भी अपने पास संपत्ति और पत्नियां नहीं रखनी चाहिए। जितना वो संपत्ति अर्थात धन दौलत से, पत्नी अर्थात बीवी से दूर रहेगा, बच्चों से दूर रहेगा, वो उतना ही अच्छा रहेगा। परंतु आलोचक कहते हैं कि किसी भी शासक वर्ग या सैनिक वर्ग या एक सामान्य आदमी के लिए संपत्ति और पत्नी दोनों से दूर रहना बहुत ही अनुचित है, गलत है, ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है। और आठवीं जो आलोचना की गई है उसकी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, वो है कि जनसाधारण की अवहेलना की गई है। क्या की गई है? जनसाधारण की अवहेलना की गई है। यहाँ जनसाधारण की अवहेलना यानी जनसाधारण की अवहेलना इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं केवल समाज को 3 वर्गों में, मुख्य 3 वर्गों में बांटकर बाकी जनता की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आम जनता की अर्थात पब्लिक की जो क्या हुई है, अवहेलना हुई है, उपेक्षा हुई है। जनता को उसने स्वीकार, जनसाधारण को, आम जनता को उसने स्वीकार कम किया है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया कि यहाँ एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि प्लेटो का जो, एक मिनट सॉरी, अभी
प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो उसने जो है कहीं ना कहीं कोशिश तो की उसने कि जो बुराइयां हैं और जो लोकतंत्र में धनिक तंत्र यानी कुछ कुलीन वर्गों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको दूर किया जाए, परंतु कहीं ना कहीं उसने न्याय को जो व्याख्यायित किया उसने कहीं ना कहीं उसको समाज में विभाजित रूप में दिखाया। ठीक है, और ख़ासकर 3 वर्गों की जो बात की गई उसने जो विशेषताएं बताई वो आपके सामने हैं, और आलोचना के रूप में हमने उसकी जो है कुछ पॉइंट्सों का जिक्र किया। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। यहाँ से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। यह है लगभग मेरी इस ऐप के माध्यम से पहली ही वीडियो, इसलिए थोड़ा ये दिक्कत आ रही है। तो कोशिश रहेगी कि आप कृपया मुझसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से दिन प्रतिदिन मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर हो। और क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो मेरा जो ये टूल बार है, जो ये मैं यंत्र यूज़ कर रहा हूँ, उनकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और अगली वीडियो में जो हम आपको ये प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जो आपको पढ़ाएंगे। फ़िलहाल आपको न्याय सिद्धांत के बारे में जो है एक बार अपना ज्ञानवर्धन करना है। थैंक यू सो मच।